एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा और रोजगार की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास आज बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और देखते हैं क्या इन्हें ये सारी ज़रूरतें मिल रही है, नहीं मिल रही है। शिक्षा उन्हें प्रॉपर रूप से मिल रही है, या फिर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिल रही है, नहीं मिल रही है, या फिर उन्हें जो सुरक्षा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वो उसे मिल रही है, या फिर रोजगार। किस तरह की समस्याएं इनको देखते हैं और फिर हम ये जानना चाहेंगे आगे चलकर कि जो हमारे एक प्रत्याशी हैं जो आने वाले विधानसभा में वो अपने आप को नॉमिनेट करा रहे हैं विधायक के रूप में, तो उनसे ये जानेंगे क्या जो इनकी समस्याएं उनका समाधान है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे दिनों से ये लोग अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इन समस्याओं का समाधान एक विधायक के रूप में वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले देखते हैं इन लोगों की समस्याएं क्या है। आपके गाँव का नाम क्या है? दामचोर हरिजन टोला। अच्छा, तो यहाँ आपको क्या समस्या दिख रही है? हम लोग को यहाँ सभी कुछ का प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब यहाँ ना रोड है, ना रोड के विकास है, ना लल्ली है, ना आंगनबाड़ी है। बच्चा यहाँ पढ़ने नहीं सकता है। दिन भर बच्चा, छोटा छोटा बच्चा दिन भर खेलता है। आंगनबाड़ी रहता तब ना 2 घंटा आदमी मतलब पढ़बो करता। और आंगनबाड़ी में मतलब बच्चा को मिलना चाहिए वो चीज कुछ नहीं मिलता यहाँ। कितनी संख्या है यहाँ पर? यहाँ बहुत है, मतलब वही 100-150 लोग यहाँ पर रहते हैं। कोई रोजगार भी नहीं है यहाँ। सब बाल बच्चा छोड़ के बस परदेश जाता कमाने के लिए। स्कूल है यहाँ पर? स्कूल है मगर उतना बढ़िया शिक्षा नहीं देता। आपको क्या समस्या दिखती है इस इलाके में? कल नहीं है, चौपाल नहीं है। अच्छा, पानी की समस्या है? पानी के अच्छा, समस्या नहीं है, रोड नहीं है। अच्छा, सड़कें भी दिक्कत है यहाँ पर? सड़क के रोड के दिक्कत। आपको इस इलाके में क्या समस्या दिखती है? हम लोग को तो ये की दिक्कत है कि सबको तो रोडवे की दिक्कत हो रहा है। रोड? हाँ, रोड नहीं है। पानी का भी दिक्कत हो रहा है। पानी भी जेठ बैसाख में भी सूख जाता है तो पानी ढो के पीना पड़ता है स्कूल से। इस इलाके में लगभग जो 100 लोग हैं, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो बहुत दिन से रह रहा है, लेकिन अभी तक सड़कें नहीं बन पाई? नहीं सड़क बन रहा है। क्या आपने इससे पहले जितने भी नेता लोग आए, चाहे वो मुखिया हो या फिर विधायक हो, आपने अर्जी कोई रखी? भी नहीं रोड बना सक रहा है। कोई भी नहीं बना रहा है? कोई भी नहीं। ओके। हम लोग का जो लड़का लड़की शादी ब्याह होता है तो यहाँ आता है, वहाँ से घर से चुमाने के लिए यहाँ पे लड़का लड़की को। तो आप अपने बच्चे को आंगनबाड़ी भेजते हैं? कहाँ भेजेंगे, आंगनबाड़ी है नहीं करता है। आंगनबाड़ी नहीं है यहाँ पर? नहीं है। अगर अगर भेजना हो तो कहाँ भेजते हैं? तो भेजबे करेंगे, कहाँ है तो बहुत दूर में है, वो टोला में है आंगनबाड़ी। अच्छा, तो वहाँ नहीं भेजते हैं आप लोग? नहीं, माँ नहीं भेजते हैं। तो अगर यहाँ पास में रहेगा तब तो भेजेंगे। दूर हो जाता छोटे बच्चे के लिए वहाँ जाना? छोटा बच्चा लिए लहर पार होगा, अगर लहर में डूब जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पुल है लहर के पास में, ना है ना। आपका नाम क्या है? सूरजी देवी। सूरजी देवी जी, क्या समस्या दिख रही है आपको इलाके में? यही मेरा गांव में नहीं कोई रोजगार है, नहीं इंदिरा आवास दे रहा है, नहीं सड़क दे रहा है, कोई नहीं नाला दे रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? नहीं, बच्चा स्कूल नहीं जाता है। कितना दूर पड़ता है, बच्चा छोटा छोटा कैसे जाएगा। तो जो बड़े बच्चे हैं यहाँ पर? बड़े बच्चा है वो लोग जाता है पढ़ने। स्कूल है यहाँ पर? हाँ है। कितने दिनों से स्कूल यहाँ पर? लगभग कितने सालों से? बहुत साल से है। स्कूल अच्छा से बना हुआ है, टूटा फूटा है? नहीं, बना हुआ है। पढ़ाई होती है वहाँ पर? हाँ, पढ़ाता है। वो सब पढ़ा नहीं होता। जी, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र जी, इन इलाके में क्या समस्या आपको मिलती है? समस्या तो बड़ा गंभीर चल रहा है। क्या समस्या है? समस्या यही है, न पानी है, न तो मतलब कि न तो कोई चीज की सुविधा है। दलाली फलाली ज्यादा चलता है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई होती है? वहाँ पढ़ाई होता है। हमारे गांव में स्कूल है। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल में है प्राथमिक विद्यालय है टेंगरा, दक्षिण टोला। दक्षिण टोला। तो वहाँ बच्चों को खाना पीना जो दोपहर का मिलता है वो मिलता है? खाना पीना मिलता है, दहने बाँ में जो मिलता है वही मिलता है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। सरकार कहती है कि बच्चों को कम से कम जो 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चे हो उनसे कम प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, जिसके लिए जो नहीं हुआ, और जैसी 5वीं से आगे हो तो उसकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जानी, जिसमें अंडा हो, सब्जी हो या तरह की चीज है। तो यह सिर्फ आलू मिलता है या फिर तरह की सब्जियां मिलती भी है? सब्जी मिलता है, ठीक है मिलता है, मिला जुला के जो मानिए। शौचालय की व्यवस्था है स्कूल में? शौचालय व्यवस्था है स्कूल में, लड़कियों के लिए अलग से? लड़की लिए अलग होगा, एक गो शौचालय है मात्र, जबकि लड़का लड़की के लिए अलग शौचालय होनी चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? धतूरी खैरा। जी, धतूरी जी, धतूरी नाम बताया आपने? धतूरी खैरा। धतूरी जी, क्या समस्या दिखती है आपको यहाँ पर इलाके में? घर दामगिर में आसी है सर। तो आपके इलाके में सड़क दिखती है? हम लोग तो पहाड़ी में रहते हैं, पहाड़ी इलाका है, वहाँ तो कोई समस्या नहीं है, न पानी है। सड़क तो है, टूटा फूटा सड़क है। हम लोग को रहने का, पानी पीने का दिक्कत है वहाँ पे। आंगनबाड़ी भी नहीं है, स्कूल तो हम लोग को दूर पड़ता है। हम लोग को अभी समय आ गया, इस समय में तो
जो है कि पानी उनी का बहुत व्यवस्था हो जाता है। दमजोर यहाँ बाबू टोला आते हैं पानी लेने के लिए। तो इतना दूर, कितना दूर आना पड़ता है पानी लेने के लिए? 1 किलोमीटर है डेली? हाँ। तो तो इससे कितनी संख्या वहाँ पर आपके इलाके? यहाँ पे संख्या हम लोग हैं 300 घर लगे। 300, हाँ 200 घर हैं। क्या नाम बताया इलाके का? दामजोर नियासी। दामजोर नियासी। हाँ। एक ही वार्ड में। तो कितने साल से ये समस्या है वहाँ पर? तो बहुत साल से है। तो इसका अभी तक आपने कोई भी नेता के सामने अर्जी रखी थी? नहीं सर। अर्जी रखी है, मतलब नेताओं से कहा कि अपने समस्या का समाधान के लिए नहीं अभी तो, लेकिन आज ही बोल रहे हैं ना, पहले तो नहीं बोले थे। जब ज्यादा समस्या होने लगा तो फिर हम लोग बोल रहे हैं अभी। तो रोजगार क्या करते हैं? रोजगार वही पत्थर फोड़ते हैं, क्या करेंगे? और कोई रोजगार? नहीं रोजगार तो कोई है नहीं। आपके इलाके में स्कूल है? नहीं स्कूल नहीं है सर। नहीं स्कूल है, तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं? ऐसे 1-2 को आते हैं यहाँ दामजोर में, उसके बाद कोई नहीं आता है। अच्छा, बाकी फिर बच्चे ऐसे ही रहते हैं? सब बच्चा ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं के बराबर करते हैं? नहीं करते। सर आप इसी इलाके के हैं? हाँ मेरा नाम उपेंद्र पुरी है। जी उपेंद्र जी, क्या समस्या दिखती है इलाके में? समस्या यहाँ पर है चापाकल के बारे में कई बार हम बोले थे, लेकिन और चापाकल भी नहीं हो पाया। नहीं हो पाया है? नहीं, सलेस्थान में एक चापाकल के आवेदन दिए थे और एगो कालिया स्थान जी। और रोड के विशेष में तो हम देने के लिए भी तैयार हैं कि भाई यहाँ से पोल से लेके वहाँ तक ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। और स्कूल है? स्कूल तो हम लोग को दमजोर पड़ता है। तो बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने? वहाँ पढ़ने जाता है। क्या वहाँ पर जो जितने शिक्षक होने चाहिए उतना है वहाँ पर? वहाँ उतना शिक्षक ने 2 मैडम, एगो जेंट्स है। कितने तक क्लास होती है? 8वां तक। 8वां तक के लिए मात्र 3 टीचर? कैसे पढ़ाते हैं इतने बच्चे? कैसे शिक्षा कैसे पढ़ाते वही लोग समझेगा। ये तो सरकार का कमी है कि उसमें 8वां तक क्लास है तो उसमें शिक्षक देना चाहिए। बच्चों को भोजन मिल पाती है दोपहर की? हाँ भोजन तो मिलता है। तो क्या वो सिर्फ भात और दाल मिलता है या फिर गुणवत्ता? सब्जी है, खिचड़ी है। तो सब्जी में बदलाव होती है या फिर सिर्फ एक ही सब्जी? कभी बैंगन कभी दे देता है। अंडा वगैरह? अंडा तो वहाँ देवी स्थान वहाँ तो अंडा मिलता। फल वगैरह? हाँ फल। केला मिलता है? हाँ केला मिलता है। अच्छा, तो ग्रीन हरी सब्जियां मिलती है वहाँ पर? ग्रीन इसको मालूम नहीं, बैंगन के बारे में जानते हैं। बस एक बैगन मिलता है। हाँ। कि बच्चों को पौष्टिक खाना मिलना जरूरी होता है। जरूरी है, जो उसको हरी सब्जियों से मिलेगी। हाँ। जो नहीं के बराबर उसे मिलती है। मेरा नाम सुधीर रजक है, मेरा घर टेंगरा है। समस्या ये है कि हम मेरा राशन 2 साल से राशन ब्लॉक डीलर साहब राशन नहीं दे रहे हैं और बोला कि कार्ड बनाना होगा तुम्हारे नाम से बनेगा, उसमें 2000 रुपये की मांग रहे हैं, 3000 के 2 रुपये मांग रहा है कि तुम्हारे नाम से बनेगा। और मेरे पास चापाकल का जरूरत है, लेकिन चापाकल मेरे गांव में है नहीं और कुआं के पानी से हम पीते हैं और इंदिरा आवास भी मेरे नाम से आया ही नहीं। स्वास्थ्य समस्या अगर होती है तो कहाँ जाते हैं आप? क्या स्वास्थ्य संघ से? यानी कि अगर आपको कोई बीमारी होती है जाते हैं। यहाँ पे आसपास अस्पताल है? हाँ हॉस्पिटल यहाँ पे है। अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पर? डॉक्टर है? जहाँ तक है तो हॉस्पिटल तो थोड़ा जाते हैं, प्राइवेट में अधिक जाते हैं। सरकारी क्यों नहीं जाते हैं? उसमें तो सरकारी जाते हैं, उसमें फायदा होता है, दवाई में थोड़ा सा फायदा करता ही नहीं है। तो डॉक्टर वहाँ नहीं रहते हैं? रहते हैं लेकिन टाइम से, मतलब जब हम सबकी जरूरत तो टाइम बांध देते हैं कि डॉक्टर अभी नहीं आए हैं, आएगा, उसके इंतजार में रहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ राजेश टूरी। जी राजेश जी, क्या समस्या दिखती है आपको इलाके में? समस्या तो यहाँ बहुत बड़ा ज्यादा है। हर नेता लोग आते हैं जी और वादे करके चले जाते हैं। पीछे वाले जो नेता जो हमारे विधायक मनोज बाबू हैं, वो वादा यहाँ से करके गए कि हम रोड जब तक नहीं बनाएंगे तो आपके दरवाजे तक नहीं आएंगे, और वो हकीकत बात वही करके गया, नहीं बनाया, नहीं आया जी। अब वोट लेके गया। तो फिर उम्मीद किससे है? उम्मीद यही है कि हम लोग को सड़कें सबसे फर्स्ट नंबर चाहिए, प्लस नाला चाहिए, चापाकल चाहिए, ये आंगनवाड़ी का सुविधा चाहिए। अभी तो चुनाव है। चुनाव तो है आने कुछ महीनों में। हाँ। तो अभी जो भी नेता आएगा आपसे वादा करेगा कि हम बना देंगे, आप उसे वोट देंगे?
वादा कर, उसको पहचानना जाएगा कि कौन वादा करके अच्छा पीछे भी किसी ने, आपने जैसे बताया, पीछे भी किसी ने वादा किया था, तो हो सकता है आने वाले समय में और भी लोग वादा करेंगे, तो वही कर रहे हैं सब। फिर वोट देंगे, फिर 5 साल वेट करना पड़ेगा बस आपको। वही करके तो फिर क्या करने का इरादा है इस बार? इरादा यही है कि इसमें बढ़िया सा हमको नेता को चुनना है जो हमारे समस्या को देखे और हर हमेशा उनसे मिले और हम लोग से भी मिले नेता। तो आप किसी एक नेता को चुनना चाहते हैं, एक नए नेता को? नहीं, एक बढ़िया नेता, नए नेता को चुने। चलिए, वो नेता का नाम बता सकते हैं कि नहीं चुनना चाहते हैं आप? चुनने चाहते हैं, दशरथ बाबू ठाकुर है जी, हमारे लोकल बेलहर विधानसभा से खड़ा हो रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि वो आने वाले समय में कुछ अच्छा करेंगे? एकदम अच्छा करेंगे। आज तक तो ऐसा नजर नहीं आया है कभी, आज तक झूठ बोल के। ऐसा क्यों लगता है वो अच्छा करेंगे? अच्छा इसलिए लग रहा है कि हम लोग देखे हुए आ रहे हैं, बचपना से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे। हाँ, और एक एक समस्या को दशरथ बाबू रखे, उसमें जान प्राण लगा के अपना कार्य को पूरा किए, चाहे जैसे भी करे, भूखे करे, दुख करे, सुख करे, किसी तरह करते हैं। ऐसा नेता हम लोग को चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं। आपका नाम क्या है? कन्हैया जी, क्या समस्या दिखती है आपको? समस्या ही हम लोग का है कि बिजली माफ नहीं होता है गरीब आदमी को। अच्छा, और मेन बात है रोड भी नहीं हम लोग का। बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल क्या जाए, लहर के पार जाएगा तो बच्चा डूब के वो तो आंगनबाड़ी, बड़े बच्चे बड़ा है दामजोर में। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाता है, बड़ा लगा लो। पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई करते हैं। वहाँ शिक्षा अच्छी मिलती है? हाँ मिलता है, वो भी नहीं मिलता है, पढ़ाता है, नहीं तो बैठा रहता है मास्टर लोग उधर बैठ के। तो बच्चे पढ़ लिख के काम करते हैं या फिर बाहर जाते हैं? अब काम ही नहीं है हम लोग का गाँव में, तो बाहर जाता है लड़का लोग काम करने के लिए। खाना पीना स्कूल में मिलता है? अच्छा मिलता है, हफ्ता में शुक्रवार को अंडा मिलता है, वो भी अंडा वहाँ नहीं खाने था, घर में जाइए अंडा खाइए घर में, वहाँ दाल भात सब्जी मिला और ये सब चीज मिलता है उसका। स्वास्थ्य सेवा के लिए कहाँ जाते हैं? सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं? सरकारी होटल ये बेलहर में है। सुविधाएं हैं वहाँ पर? सुविधाएं हैं, दूध पे लगाइए, नंबर लगाइए तो आपको देखेगा डॉक्टर लोग। डॉक्टर हमेशा मिल जाते हैं? हाँ हमेशा तो नहीं मिलता है, वही कंपाउंडर मिलता है। कंपाउंडर मिलते हैं। दवाइयाँ मिलती है? हाँ दवाइयाँ मिलता है, वही 2 लीटर दवा मिलता है। 2 लीटर? बहुत और काम मिलता है। 2 लीटर पैर दर्द करेगा तो दे देगा दवा, खाइए तो उससे पैर दर्द नहीं ठीक होगा। तो डॉक्टर बेकार है। तो दवा किसी काम का नहीं होता है? किसी काम, हम लोग प्राइवेट में खरीदते हैं दवा को। प्राइवेट में खर्चे ज्यादा होते होंगे? हाँ प्राइवेट में खर्च होता है, 500-1000 रुपये खर्च होता है दवा में। मतलब हॉस्पिटल तो है लेकिन किसी काम के नहीं है? किसी काम का नहीं है। तो आप वोट देते हैं? वोट तो देवे करेंगे। किन्हें देते हैं? देंगे दशरथ ठाकुर को देंगे, जो हम लोग काम करेगा उन्हीं को देंगे वोट। जो पुराने नेता थे उन्हें क्यों नहीं देंगे? पुराने नेता चोर हो गया, क्या करेगा, वो आता है रोड देख लेता है, ये आया आपका मनोज बोला कि एकदम लहर को पूरा पक्के आप रोड बना देंगे, सब कर देंगे, चापा कर देंगे, सब कर देंगे, एक भी कुछ भी नहीं दिया वो। तो आपको है ना क्यों लगता है कि दशरथ ठाकुर अगर बने तो वो बना ही देंगे? वो उनको हम जानते हैं, गरीबी हम लोग पहचानते हैं, गरीब कैसा है सब उनको मालूम है। अगर वो भी वादा कर सके, मुकर गए तो? अब मुकर गए तो अगला 5 साल के बाद फिर उन्हें बुझेंगे। अच्छा, नहीं जी, और क्या बोले। आपका नाम क्या है? परमानंद जी, क्या समस्या दिखती है आपको? अभी यहाँ इंदिरा आवास आता है तो सूची में नाम यहाँ 2000 मांगता है, पहले 2 तब नाम चढ़ेगा सूची में। अच्छा, फिर जाइए इंदिरा आवास मिलेगा, 10,000 रुपया दीजिए तब तो आपको बिल देगा। यही समस्या इधर यहाँ का है। तो वोट देते हैं आप? वोट तो देते हैं। तो फिर आपके नेता आपकी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? सुनबे नहीं करता है, एक बार आता है वोट लेता है, तकर बाद वो सुतत रहता है अपने। तो फिर इसका क्या समाधान आप निकाल रहे हैं? समस्या अब नया नेता चुनेंगे बढ़िया, जो काम चलाएगा। जो काम? हाँ। तो क्या नया नेता फिर से आपको वादा कर सकता है? वादा करेगा, वो न करेगा, लोकल का समाज का आदमी है, जरूर करेगा। तो आपकी समस्या को वो समाधान करेंगे? करेगा जी। उनका नाम क्या है? उसका नाम दशरथ बाबू है। अगर वो खड़ा हुए तो आपको वोट देंगे? आप उन्हें वोट देंगे? हाँ देंगे। आपका नाम? लालमुनि तुड़ी जी। लालमुनि। लालमुनि जी, क्या समस्या दिखती है आपको? अरे तो यहाँ तो बहुत समस्या है। जैसे? अब देखिए थी में हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर ने है, वहाँ जाता है तो फायर कर देता है बांका। बोलिए ये सब कितना बड़ा चीज है। एक भी महिला डॉक्टर नहीं है? एक भी महिला डॉक्टर नहीं। अच्छा रोड तक बनबे नहीं किया, सब तो बोलिए रहा है। अच्छा बिजली में जो है इतना चढ़ बढ़ कर पैसा ले रहा है कि हम लोग का हालत खराब है। 3 बार जमा कर चुके हैं 10,000, तैयो बिल आता है उतने। तो आपने अपनी समस्या को नेताओं के सामने रखा? आपने अपनी समस्या नेता के सामने रखा? अच्छा कब से बोल रहे हैं कि तार लगाने, तब तार लगाता नहीं, हम लोग अपने से करते हैं काम, तार जोड़ के तब जलता है। तो नेता ने आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं किया है आज तक, न मनोज यादव ने किया है, न कुछ किया है। तो वोट हर साल देते हैं?
हर साल तो वोट दे रहे थे उसी का, तो 2 साल से उसी का दिए हैं। तो इस बार क्या करने वाले हैं आप तो हम दशरथ बाबू हमारा पुराना है हम लोग का तो नेता। आपको इनसे उम्मीद है कि ये पूरे करेंगे समस्या? हाँ करेगा। चलिए, आपका नाम क्या है? संगीता देवी। संगीता जी, क्या समस्या दिखती है आपको? समस्या ये दिक्कत है, सल स्थान में एगो सोलर देवी स्थान में होना चाहिए, अच्छा, और काली थान में एगो भी सोलर होना चाहिए। सोलर होना चाहिए। हाँ। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, मेरा बच्चा स्कूल का है, छोटा जो उसका अपडेट हो गया तो खाते कमाते हैं, हम लोग विधवा है तो पढ़ाई नहीं करवाते? नहीं, कहाँ से खिलाएगा, कमा खाते हैं हम लोग, तब कहाँ से पढ़ाएंगे हम लोग, हमारा लग रहेगा तब ये ना तो पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल तो मुफ्त शिक्षा होती है वहाँ पर? हाँ, थोड़ा बहुत जाता है बच्चा लोग, हम लोग का विधवा पेंशन नहीं मिला है? नहीं। अपने नेता से अनुरोध किया था? हाँ, फिर भी नहीं मिला? हाँ नहीं मिला, पैसे मांगता बहुत कुछ। कितना पैसा मांगता है? 5-6 हजार मांगता, हम कहाँ से देंगे गरीब आदमी। तो वोट करते हैं आप हर साल, हर बार 5 साल में, फिर भी कोई समस्या नहीं मिला समाधान? तो इस बार क्या करेंगे, वोट करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे आता है तो करते हैं, कागज पत्र सब लिख के देते हैं तो नहीं, वोट करेंगे नहीं करेंगे? हाँ। किन्हें वोट करेंगे? हाँ करेंगे वोट, तो साले देते रहते हैं। किन्हें करेंगे वोट? हाँ करेंगे। तो समस्या का अगर समाधान नहीं मिल रहा है तो वोट आप करने वाले हैं या नहीं करने वाले? हाँ करने वाला है। किन्हें करेंगे? हाँ करेंगे। किन्हें? हाँ करेंगे। किन्हें वोट करेंगे? जो आएगा तो उसको देने नहीं पड़ता है कि चल यहाँ कर देंगे। अच्छा। अगली बार वोट जिताइए तो करेंगे, और जब जिता देता है तो करवे नहीं करता। जिस नेता को पिछली बार दिया तो उन्हें देंगे या फिर बदलेंगे इस बार? नहीं, उन्हें तक नहीं देंगे, अगली बार दूसरा को देंगे। क्यों नहीं देंगे उन्हें आप? जब उसको दे तो करवे नहीं करता है काम, तो उसको देकर को क्या फायदा मिलेगा। तो हमने इन लोगों से बात की, सबने अपनी अपनी समस्याओं को रखी। अब देखते हैं कि एक विधायक होने के नाते अगर एक कोई विधायक होते हैं तो क्या उनके पास ये सारी पावर होती है इन समस्याओं को समाधान करने की, या फिर विधायक इनमें सुधार ला सकते हैं? ये बात हम जानेंगे दशरथ ठाकुर से, जो कि आगामी विधानसभा में खड़े हो रहे हैं विधायक के प्रत्याशी के रूप में। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या एक विधायक होने के नाते अगर वो भविष्य में विधायक बनते हैं तो इन समस्याओं को समाधान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। ठाकुर जी नमस्ते। सो दशरथ ठाकुर जी, इन लोगों की समस्याओं को आपने सुना, इनकी सड़कों की समस्या है, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, आंगनवाड़ी की सुविधा है, स्कूलों में शिक्षा 8वीं क्लास तक शिक्षा होती है, लेकिन मात्र वहाँ पर शिक्षकों की संख्या मात्र 3 या 4 है। कम से कम वहाँ पर 8 शिक्षक तो होनी चाहिए, कम से कम 8 तो होनी चाहिए, ज़्यादा तो कितना भी हो सकती है, वो आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप टीचर ट्रेनर भी रह चुके हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि 8वीं तक क्लास के लिए कितनी शिक्षक की ज़रूरत होती है। और आप शिक्षक भी रह चुके हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चों को किस तरह का भोजन की ज़रूरत है, और सरकार ने जो एक मेनू तय कर रखा है कि बच्चों को क्या क्या भोजन मिलनी चाहिए, 1 से 5वीं तक के लिए कितनी मात्रा में उसको प्रोटीन या फिर उसको मिलनी चाहिए, और 5वीं के बाद से कितनी मात्रा में प्रोटीन मिलनी चाहिए, उसी कारण से उसके हरी सब्जियां या फिर मीट या फिर अन्य चीज़ें उनको देने के लिए कहा जाता है। सरकार ने उनके लिए एक बजट भी तय कर रखा है। हमारा बजट हर साल बढ़ते जा रहा है। 23 में हमारी बजट लगभग 40 थी, 24 में हमारी शिक्षा बजट जो है 50 आई, 25 में हमारी शिक्षा बजट जो है शिक्षा के लिए लगभग 60 करोड़ के आसपास, कुछ पहले 40 थी, 23 में फिर 45 करोड़ के आसपास हुई, फिर अभी 60 करोड़ के आसपास शिक्षा के लिए बिहार सरकार पैसे देती है। लेकिन वो पैसे जाती कहाँ पर है? स्कूल में तो दिखता नहीं है, स्कूल के बच्चों में शिक्षा नहीं दिखती है। बच्चे को जो शिक्षा मिलनी चाहिए स्कूलों से, जिसके लिए उस स्कूल बनाई गई है, वो बच्चे वहाँ से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। शिक्षक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो स्कूल जाते हैं वहाँ पर नहीं मिलता, इससे बच्चों को दूसरे स्कूल यानी प्राइवेट स्कूलों पे भेजना पड़ता है। तो क्या आप एक विधायक होने के नाते जो समस्याएं हैं, एक स्कूलों की समस्या है, क्योंकि एक बेहतर विकास के लिए, समाज के एक बेहतर विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। अगर एक बच्चा शिक्षित होता है तो वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, वो नौकरी कर सकता है, अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, अपनी बातों को सामने रख सकता है। अगर उनको शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी तो अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, अपनी बातों को आगे नहीं रख पाएंगे, जॉब में उसकी समस्या होगी। तो शिक्षा होना महत्वपूर्ण है, शिक्षित होना महत्वपूर्ण है। दूसरा स्वास्थ्य है, जैसा कि सबने बताया कि बेलहर, यहाँ से थोड़ा दूर बेलहर में हॉस्पिटल हैं, लेकिन वहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं, खास करके महिला डॉक्टर वहाँ पर नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। और इमरजेंसी के समय भी वहाँ पर सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, और डॉक्टर उतने अच्छे उपलब्ध वहाँ पर नहीं रहते हैं, और दवाइयाँ जो मिलती है वो भी उपलब्ध नहीं होती है। तो ये एक विधायक होने के नाते, सड़कों, अन्य समस्याएं जो है, एक विधायक होने के नाते भविष्य में एक अगर विधायक आप बनते हैं, या फिर आप किसी भी विधायक की बात करें, तो उनके पास क्या ये पावर होती है इन सारी समस्याओं का समाधान करने का?
आप भविष्य में बने, हम ऐसा चाहते हैं, या फिर बाकी लोग चाहते हैं? तो क्या आपके पास जब आप बनेंगे तो आपके पास ये पावर होगी इन समस्याओं को समाधान करने का? तो सबसे पहले हम स्कूल की बात करते हैं। क्या स्कूल की शिक्षा और स्कूल में जो भोजन व्यवस्था है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विधायक कुछ कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ मुख्यमंत्री ही कर सकता है, या एमपी ही कर सकता है, एमएलए कुछ नहीं कर सकता है? सबसे पहले मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको अपने ओर से धन्यवाद देता हूं कि आप एक सुदूर क्षेत्र में आए हुए हैं और आपने यहाँ की जन समस्याओं को सुना है। तो ये समस्या कमोबेश पूरे बिहार की है। खासकर मैं ये कहना चाहूँगा एजुकेशन शिक्षा के बारे में। स्कूली शिक्षा अभी जो है, जिस प्रकार की बहाली हो रही है बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की, अभी वो पर्याप्त नहीं है। और 8 क्लास तक की जो शिक्षा है, तो 8 क्लास शिक्षा के लिए वहाँ पर स्टूडेंट पर निर्भर है कि वो विद्यार्थी कितने हैं। अगर विद्यार्थी 8 क्लास के लिए अगर मान लीजिए विद्यार्थी वहाँ 500 स्टूडेंट आते हैं, तो 15 शिक्षकों की जरूरत है कम से कम, 30:1, तो उससे भी ज़्यादा शिक्षकों की जरूरत है। एक माध्यमिक विद्यालय के लिए, अष्टम क्लास के लिए, 1 to 8 क्लास के लिए 15 शिक्षकों की जरूरत है, ताकि वो बेहतर शिक्षा वो दे सकते हैं। पहली बात है। दूसरी जो बात है कि जहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन की बात है, तो क्वालिटी एजुकेशन में अगर दक्ष शिक्षक रहेंगे तो बच्चे को वो दक्षता दे सकता है। भोजन की जहाँ तक बात है, मेनू के अनुसार एक सप्ताह के मेनू बनता है, उसमें सारी व्यवस्था है गवर्नमेंट की ओर से। और एक न्यूट्रिशन जो आना चाहिए, पौष्टिक चीज़ें, वो बच्चों को दिया जाना चाहिए। हरी सब्जियां युक्त बनना चाहिए भोजन। इसके बाद है कि अंडे की व्यवस्था है, फल की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था है स्कूल में, ये व्यवस्था उनको मिलना चाहिए। और यह भी बात है, सच है कि यदि मान लिया जाए कि शिक्षक अभिभावक की बैठकें होती है, तो हमारे जो पेरेंट्स है बच्चों का, वो जान सके कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। और यहाँ तक क्या, अगर उसको पोर्टफोलियो दिया जाता है, चाइल्ड पोर्टफोलियो जो बनता है, वार्षिक जो बनता है कि आपके बच्चे कितने अंक लाए, किस विषय में कितना नंबर लाया और को करिकुलर एक्टिविटी में कितना नंबर लाया, तो वो गार्जियन देख सकते हैं कि हमारा बच्चा बेहतर तरीका से यहाँ पढ़ रहा है और हमारे बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। ये गार्जियन अभिभावक भी चीज़ों को समझते हैं। यदि वैसा हो रहा है तो बच्चे को वो जान पाएंगे कि इस स्कूल में हमारे बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो ये स्कूली शिक्षा के बारे में ये बातें हैं। वातावरण भी निर्भर करता है। एक शिक्षक बेहतर हो, आनंददायी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। पहली तो बात है कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, तो अब है कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात आई। जब एक संशोधन हुआ है कि हम आनंददायी शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को, उस तरीका से होना चाहिए था। तो ये समस्या इन लोगों की है। तो ये इस तरह की सुविधा तो उपलब्ध है नहीं। ये सुविधा सरकार ने दी है। ट्रेनिंग, शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है, हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप बच्चे को कैसे बेहतर आनंददायी शिक्षा दे सकते हैं। वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए। ऐसा माहौल क्यों नहीं बन पा रहा है? वैसा माहौल अगर नहीं बन पा रहा है तो वो चीज़ शिक्षक पर भी निर्भर है और वहाँ के गार्जियन को भी जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इस संदर्भ में जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि वो स्कूल के मैनेजमेंट को देखें। जैसे मान लीजिए कि स्थानीय स्तर पर मुखिया हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, वार्ड मेंबर हैं, अब उनको भी बनाया गया है, स्कूल का अध्यक्ष बनाया जाता है, स्कूल में सचिव की चुनाव होता है, तो वो सारी चीज़ देखा जाता है उनको। लोकल गवर्नमेंट में, लोकल चीज़ों में स्कूल में प्रॉपर निगरानी के लिए दिया गया है। जो उसका बनता है बॉडी, तो उसमें चीज़ों को देखना है कि बच्चे को भोजन किस तरीका से दिया जा रहा है, उस सचिव का निगरानी रखना है। जो वार्ड मेंबर का जो है वो अध्यक्ष होता है, वो देखना है कि भाई बच्चे कैसे कैसे खाना खा रहे हैं। जो जिन लोगों का आपने नाम लिया, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत, वो लोग तो सिर्फ इलेक्शन इसलिए जीतते हैं ताकि वो पैसे कमा सके। मुख्य मकसद तो वो तो एजुकेट, उन्हें शिक्षित किया नहीं गया है कि वो ये भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनसे जो ऊपर हैं, यानी उनसे ऊपर अब
उस लेवल में एक विधायक ही होते हैं, एमएलए होते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप है, उनसे आगे फिर कुछ और होता है। तो एक विधायक होने के नाते, जैसे आप भविष्य में अगर विधायक बनते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप अपने ब्लॉक के, अपने प्रखंड के लोगों को, जो प्रतिनिधि यानी कि जो मुखिया है, उप मुखिया है, वार्ड सदस्य, क्या आप उन्हें शिक्षित करने की कोशिश करेंगे, जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि भाई वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, कि स्कूल में जाकर वो भी देखे कि बच्चों को पढ़ाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और दूसरी बात, क्या आप अपनी पावर, जो विधायक बनने के बाद जो आपको एक पावर मिलता है, उनका उपयोग कर स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को, स्कूल का जो भोजन व्यवस्था है, जिनको कि मिड डे मील कहा जाता है, जो दोपहर में जो खाना मिलता है, उनमें गुणवत्ता में सुधार आप कर सकते हैं? आपके पास ये पावर, विधायक होने के नाते पावर होती है या कि नहीं होती है? एजुकेशन जो है राज्य शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत है शिक्षा, और एक विधानसभा के नाते, प्रखंड के नाते वो विधायक कर सकते हैं, विधायक कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा राज्य सरकार का अधीन है। तो विधानसभा से जो चुन के जाएंगे जनप्रतिनिधि, उनका सारी चीजों का दायित्व बनता है। हमारे क्षेत्र में अगर बिजली की समस्या है तो वो भी उसको देखना है, सिंचाई की समस्या वो भी देखना है, शिक्षा की अगर समस्या है तो वो भी देखना है। अगर मान लिया जाए कि कुछ स्कूल में अगर मान लिया जाए कि शिक्षक नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ शिक्षक हैं, तो जो अपॉइंटमेंट शिक्षकों का होगा, डाइट से अगर शिक्षक वहां से अगर आते हैं तो संख्या देखा जाएगा, उस पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे लिया जा सकता है, रिपोर्ट लिया जाएगा कि किस किस विद्यालय में, बेलहर विधानसभा में, अगर बेलहर विधानसभा ने बेलहर ब्लॉक के अंतर्गत अगर 300 स्कूल है, 400 स्कूल है, तो 400 स्कूलों की संख्या कितनी है, 4 स्कूलों की संख्या कितनी है, उसमें बच्चों की संख्या कितनी है और शिक्षकों की संख्या कितनी है। तो उस बच्चों के अनुपात में अगर मान लीजिए कि शिक्षकों की कमी होगी तो वो विभाग को लिखा जाएगा और उस शिक्षकों को, डीएम को लिखा जाएगा कि वहां पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया जाएगा कि आप इस प्रखंड के अंतर्गत जितने स्कूल हैं, उस स्कूल में जहां पर मान लीजिए कि शिक्षक की कमी है, लेकिन ये नहीं है कि 8वां क्लास के बच्चे, 8 क्लास तक बच्चे हैं और 3 शिक्षकों पर है। लेकिन मुझे तो बहुत जगह सुनने में आया है कि सरसड्डा स्कूल है तो वहां पर 15, 8, 10, 12 स्कूल में शिक्षक है वहां पर। कई और स्कूलों में मुझे सूचना मिली है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा शिक्षक हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में अगर ऐसा है तो इसका क्यों है? इसकी समानांतरता होना चाहिए, एक समानता होना, इक्वलिटी होना चाहिए कि वहां पर भी शिक्षकों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वहां भी शिक्षकों को अपॉइंटमेंट करना चाहिए। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो विधायक हैं वो चाहें तो अपने क्षेत्र में वो शिक्षा व्यवस्था की निगरानी कर सकते हैं, क्योंकि एक विधायक का लोकल स्तर पर शिक्षा का निगरानी करना भी उनका काम होता है। तो क्या वजह होती है जो इतने भी पीछे के विधायक हैं वो निगरानी नहीं रख पाते हैं? क्या उनकी विधायक बनने के बाद उनकी व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है, या फिर क्या वजह होती है कि वो नहीं रख पाते हैं? शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुधर पा रही है? 2 कारण इसका ये भी मैं अपने अनुभव से समझ रहा हूँ कि खास करके जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जनता को, जिसके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है। वो भी अपने बच्चों को सुबह शाम अपने घर के नजदीक में है, बच्चे घर से आते जाते हैं तो देखना है उसको कि हमारा बच्चा क्या सलाहियत में है, और अगर कमी दिख रहा है तो जो बनाया गया है, कमेटी बनाई गई है, विद्यालय संचालन समिति बनाई गई है, तो उसमें वो चूंकि उसी गांव के लोग रहते हैं, उस गांव के लोगों को पूरी जानकारी है कि हमारे स्कूल में क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, कितने शिक्षक हैं और क्या व्यवस्था है। तो जो जनप्रतिनिधि को उन्होंने बनाया, लोकल जनप्रतिनिधि को, उनका भी दायित्व है चीजों को देखना। वो सप्ताह में जा सकता है, 15 दिन में जा सकता है, मुखिया भी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, पंचायत समिति के सदस्य को एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है, तो जो प्रमुख है उसका भी दायित्व बनता है। विधायक कहाँ बिजी हो जाते हैं? तो विधायक का जहां तक बात है, अगर विधायक की चीजों को नहीं ले रहे हैं तो स्वाभाविक हम तो मानेंगे कि विधायक की कमजोरियां हैं, या तो विधायक की चीजों को नहीं समझते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो, या हमारे विधानसभा का क्षेत्र के बच्चे ऐसा हो रहा है, तो उनको भी जवाबदेही बनती है कि इसको देखना। अगर नहीं कर रहे हैं वो, तो ये उनकी नेग्लिजेंस। तो अगर आप इलेक्शन जीतते हैं भविष्य में इन लोगों की मदद से, तो क्या आप भी अन्य विधायकों की तरह व्यस्त होंगे, या फिर अपने क्षेत्र की को निगरानी रखेंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसी हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, या फिर आप भी अपने विधायक बनने के बाद पटना में व्यस्त हो जाएंगे? नहीं, बीइंग ए टीचर, मैं
शिक्षा के तमाम चीज़ों को मैंने समझने की कोशिश की है और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो शिक्षा स्थिति अभी देख रहा हूँ वो नहीं रहने देंगे, क्योंकि इस पर मैं प्रॉपर निगरानी रखेंगे। क्यों कि मुझे 30 साल का अनुभव है एजुकेशन चीज़ों का। जब से मैं 1979 से मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ, तो मुझे अनुभव है कि देहात के बच्चे, गांव के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूरों के बच्चे की जो स्थितियां बनी हुई है, चूंकि मैंने उसको देखा है बहुत अपने आंखों से नजदीक से, तो जो चीज को मैंने देखा है तो मुझे इसकी पीड़ा होती है कि हमारे समाज के बच्चे क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है। इतना ही नहीं हो रहा है, बच्चे ड्रॉप आउट हो जाता है, ये समस्या है। समस्या ये है कि जैसे कि मान लीजिए स्कूल में बच्चा गया, अभी कैसे बोले यहाँ के गार्जियन ने कहा होगा कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बीच में ड्रॉप आउट हो गया, मैंने 7वां तक बच्चा पढ़ा छोड़ दिया, 5वां तक पढ़ा बच्चा छोड़ दिया, 8वां तक पढ़ा बच्चा छोड़ दिया, 8वां में एडमिशन हो गया फिर बच्चे छोड़ दिया। ये ड्रॉप आउट को हम रोकेंगे इसको, कि सभी इसको रोकने का तरीका यही है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हम सभी शिक्षा विभाग के सभी लोगों को रखेंगे और मंथली इसका एक कैलकुलेशन करेंगे, उसका एक तरह का एनालिसिस करेंगे कि यहाँ के स्कूल की जो विधि व्यवस्था है, हम बीओ से पूरी जानकारी लेंगे कि आपके प्रखंड के अंतर्गत जो अभी तक आया, और मैं कभी कभी जांच भी करूंगा, मैं विद्यालय में जाकर के जांच करूंगा, अभिभावक से हमारी बैठक होगी, क्योंकि क्षेत्र में जब हमारा दौरा होगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीजों पर मेरा निगरानी रहेगा। शिक्षा संबंधी जो कठिनाइयां हैं बच्चों का, उस से गार्जियन से मुखातिब होंगे और उस संदर्भ में हम जो कार्यरत लोग हैं, शिक्षक हैं, उसके पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों को पर भी मैं अपना एक तरह का सुझाव दूंगा कि यहाँ पर ये डायरेक्शन देंगे, निर्देशन करेंगे, यहाँ पर इस तरह की होनी चाहिए। बिहार में शिक्षा पे तो जैसे मैंने बताया कि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, सरकार बहुत सारे बजट आवंटन कर रहे हैं। अभी 25-26 के लिए लगभग 60 करोड़ कुछ रुपए सरकार ने आवंटित किए हैं शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन आखिर क्या वजह होती है कि बिहार के बच्चे जो शिक्षा बिहार में प्राप्त करते हैं, उन्हें आगे चलकर दिक्कत होती है, उन्हें नौकरियां लेने में दिक्कत होती है। यहाँ से वो एमए तो कर लेते हैं, बीए तो कर लेते हैं, अन्य डिग्रियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको दिक्कतें, समस्याएं होती रहती है। क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है, या फिर बच्चों को शिक्षा का जो पद्धति है उन्हें बदलाव करना, उनकी जो तरीका है शिक्षित करने का, हमें बदलाव करना पड़ेगा। हमने देखा है कि बहुत सारे देशों में सुना, या फिर भारत में भी कुछ राज्यों में ऐसे होती है कि स्कूलों में ही उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। 9वीं 10वीं के बाद उन्हें कुछ ना कुछ उन्हें सिखाया जाता है, चाहे वो लकड़ी का काम हो, जूता मेकिंग का काम हो, या फिर आभूषण बनाने का काम हो, या कुछ चीज़ें उन्हें स्कूलों में ही सिखाई जाती है, ताकि वो स्कूल से 9वीं 10वीं या 12वीं निकलने के बाद कुछ ना कुछ उन्हें आ जाए, ताकि उन्हें नौकरी पर निर्भर ना रहे, कुछ ना कुछ रोजगार कर सके। तो क्या आप एक विधायक अगर बनते हैं भविष्य में, अगर आपको मौका मिलता है, तो क्या आप अपनी विधायक की शक्ति का प्रयोग कर क्या स्कूल में इस तरह की व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें अरे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और यह भी है कि चूंकि पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट बटा हुआ है सब विभाग का, शिक्षा मंत्री हैं, उसके लिए बिजली मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास में हैं, और सारे मंत्री का सब पोर्टफोलियो है। हम पहली बात तो जरूर रखेंगे कि मैं विधानसभा में क्वेश्चन राइज करूंगा और एजुकेशन मिनिस्टर से बातों को हमने प्रस्ताव के रूप में दूंगा कि हमारे क्षेत्र की चीजें हैं और यहाँ पर ये बातें हैं, तो उनको मैं अवगत कराऊंगा। और उसके लिए क्या है, इसमें और एक चीज बातें जो मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसियां बनाई गई हैं वो बेसिक और बुनियादी चीजों से बहुत भिन्न है। जो बुनियादी चीजें मिलना चाहिए, लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन बनना चाहिए। जैसे कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो बनता है, एनसीईआरटी का जो बनता है, सिलेबस बनता है, वहां से उन लोगों ने ऐसा तय कर देता, वहां बना दिया जाता है। लेकिन उसमें ग्रामीण स्तरों का प्रस्ताव आना चाहिए कि हमारे शिक्षा पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीजों को जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि शिक्षा में राजनीतिकरण नहीं होना है, बल्कि वो एक ऐसी चीजें है, वो एक ऐसी पारदर्शिता चीज होना है कि तभी सभी बच्चों के जीवन भविष्य शिक्षा से जुड़ा हुआ है और उसको बहुत पारदर्शी उस क्षेत्र में, जिस क्योंकि बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है बहुत डिफरेंसेज है, तो डिफरेंसेज है, तो पाठ्यक्रम जो बनाया जाएगा वो आधारित बनाया जाएगा कि वहाँ का किस बेसिक चीजों का है उसमें दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है
कि शिक्षा में जो बातें मैं देखा हूँ, बहुत दिन से मुझे अनुभव हुआ शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं रहा, तो लगा कि जो सरकार में वर्तमान में है, उनको एजुकेशन संबंधी बहुत सारी चीजों के बारे में लगता है कि बेहतर सुझाव नहीं मिल पाता है। जैसे कि अब बच्चे को पढ़ाना है, शिक्षकों को पहले क्या था कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, एक तरह का टेरर था, आतंक था, बस्ता बहुत भारी कर दिया है, इतना बच्चों को किताब दे दिया गया है, इस तरह से चीजें दी गई है कि बच्चे की मानसिकता उतना डेवलप नहीं कर पाता है, इतने उसके अंदर टेरर है, इतना आतंक है, एक परीक्षा का एग्जामिनेशन का टेरर होता है, इतना अंक स्कोर करना है। तो इससे बेहतर है कि एक बेहतर बनाया जाए पाठ्यक्रम, इसका मैं सुझाव दूंगा एजुकेशन मिनिस्टर को, और शिक्षा में एक बेहतर चीज आना चाहिए ताकि वो लाभान्वित हो सके। लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन, यानी आपके जीवन के संबंधित जो शिक्षा है, बेरोजगार से उन्मुक्त शिक्षा हो और स्कूल का कोई आतंक ना हो, इस तरह का सुझाव शिक्षा मंत्री को दिया जा सकता है। सर, मेरे मन में यहाँ पे एक प्रश्न है कि बिहार में अभी भी शिक्षा एक वोट का मुद्दा नहीं बन पाता है। क्या आपको लगता है कि ये बिहार के रहने वाले लोगों की कमी है? क्योंकि वो ज्यादातर वोट मांगते हैं रोड के नाम पर, या फिर बिजली के नाम पर, सड़कों के नाम पर, नल के नाम पर। शिक्षा के नाम पर कभी भी वो वोट नहीं शिक्षा के नाम पर वो कभी ये नहीं कि अभी किसी नेता के सामने आवाज उठाते कि हमें शिक्षा अच्छी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये हम एक जनता के रूप में हमारी कमी भी है? जी, ये बहुत आपका बुनियादी प्रश्न है ये, और ये बहुत बेसिक और बर्निंग इशू है ये, कि जनता आज तक इस मुद्दे को नहीं उठाया। मैंने देखा जैसे कि स्कूल में छुट्टियां कितनी होनी चाहिए, कभी कभी देखता हूं कि गर्मी की छुट्टी है तो है, लेकिन ठंडा में होगा तो स्कूल बंद कर दिया गया, बच्चा रोड पर खेल रहा है और स्कूल में बैठा नहीं है, रोड पर खेल रहा है बच्चा। ऐसा नहीं है कि स्कूल में जब कोल्ड है तो ठंडा है तो चलो बच्चे को, लेकिन देखते क्या बच्चा रोड पर खेलता है। और यह तो बात बिल्कुल बेसिक चीज है, ये पहला चीज है कि मनुष्य के जीवन की शिक्षा जो आधार है, उससे जनता बिल्कुल क्या कहते हैं आपका अनभिज्ञ है। कभी आज तक इस मुद्दे पर लोगों ने प्रश्न नहीं उठाया कि हाँ, हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स है, हमारे बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हम आपको अगर वोट देने जा रहे हैं तो शिक्षा ही नहीं है तो आपको वोट हम कैसे दें। तो ये समस्या कभी भी मुझे महसूस हुआ है, जो आपने रखा है बहुत चीज है कि पहले आदमी का भोजन, वस्त्र, आवास, ये तीनों आदमी के करीब करीब पूर्ति हो चुका है, लेकिन शिक्षा के मामले में अभी भी जनता जागरूक नहीं है, उसके अंदर यह चेतना नहीं है कि हम शिक्षा पर क्यों नहीं जोड़ दें, शिक्षा पर हम क्यों नहीं विधायक को पकड़े, एमपी को पकड़े, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उस तमाम लोगों को क्यों नहीं कहें कि भाई हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चे केवल साक्षर हो रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है और बेहतर स्कूल नहीं है, बेहतर शिक्षक नहीं है, बेहतर मैनेजमेंट नहीं है। तो ये व्यवस्था मैनेजमेंट के लिए जनप्रतिनिधियों पर यह दबाव गार्जियनों को देना चाहिए, पेरेंट्स को देना चाहिए। क्योंकि जो हमारे नेता हैं, जो हमारे वोट मांगने आते हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, वो भी शिक्षा की बात नहीं करते हैं, वो भी उन्हीं की बात करते हैं जिनसे उन्हें वोट मिल सके। हम आपको सड़कें दे देंगे, हम आपको ये करवा देंगे, हम आपको सरकारी नौकरियां दिलवा देंगे। नौकरियां आप उन्हें दिलवाते हैं, लेकिन उन्हें एजुकेशन भी तो अच्छी मिलनी चाहिए। जब तक इससे एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा फिर नौकरी तो कैसे लेगा वो। और जहाँ तक नौकरी की बात है तो सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इसका मतलब है कि हर किसी को नौकरी तो यहाँ नहीं मिल सकती है। तो नौकरी सबको, हम 10 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख नौकरी देंगे, ये सुनकर लोग उसे वोट देते हैं, लेकिन जबकि सबको नौकरी मिलना है नहीं, इस सोच के सबको वोट देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमें, जैसे आपने बोला कि हाँ ये कमी है, तो हमें शिक्षा को लेकर भी आवाज उठानी चाहिए? सिर्फ सड़कें नहीं, सिर्फ बिजली नहीं, हमें शिक्षा को सबसे आगे रखना पड़ेगा। क्या आपको लगता है शिक्षा को हमें आगे ही रखना है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी जो मैं वर्तमान में देख रहा हूँ कि जो राशन दिया जा रहा है, 5 किलो चावल, 2 किलो चावल जो दिया जा रहा है, ये तो आदमी का नहीं, जो चावल दिया जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो भूखे रह रहा है, सो बात नहीं है। मूल रूप में हम शिक्षा को, उच्चतर शिक्षा के लिए क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? सरकार का ये होना चाहिए कि भाई हम मनुष्य को पालतू क्यों बना रहे हैं। जैसे कि हम जानवर को रखते हैं तो उसको हम भूसा चोकर दे देते हैं, खा के वो रहता है, लेकिन मनुष्य तो एक चिंतनशील प्राणी है, आचरण बलक प्राणी है,
और एक जागरूक प्राणी है। तो उनको हम उच्चतर शिक्षा के लिए अगर एक्सपेंस करें, जो हम 5 किलो चावल देते हैं, अगर उसके पैसे खाते में जाएं, अगर उसको बच्चे को पढ़ने के लिए अगर हम 55,000 रुपया अगर हम वार्षिक कर देते हैं, तो बच्चा पढ़ लेगा बढ़िया से और बढ़िया से वो आगे बढ़ सकता है। तो ये जरूरी है कि हम जो पैसा जो हम चावल दे रहे हैं, उसको अच्छी किताब चाहिए, अच्छा पढ़ने के लिए से टीचर चाहिए और ट्यूटर भी चाहिए, तो उसके लिए वातावरण चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी चाहिए, अच्छी पुस्तकें चाहिए। अगर गरीब बच्चे हैं तो उसको पुस्तकालय की व्यवस्था हो जाए। स्कूल में तो किताब वगैरह आ जाती है, हर स्कूल में है व्यवस्था ही, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो बच्चे वहाँ से किताब लेके पढ़ता है। हमको लगता है कि 90.5% बच्चे आज तक स्कूल से किताब लेके नहीं पढ़ रहा है, मुझे अनुभव है। बहुत जगह तो पुस्तकालय बने, वहाँ पर पुस्तकें ही नहीं है। तो बिल्डिंग तो बन चुका है, वहाँ पर पुस्तकें नहीं है। उसके नाम पर पैसे तो उठा लिए ठेकेदार ने, लेकिन वहाँ पुस्तकें नहीं है। हाँ, ये तो चीजें हैं, बने कागजी चीजों पर देखेंगे तो वो चीजें जो जो बेसिक चीजें, बुनियादी चीज के लिए जो चीज बनाया गया, वो उद्देश्य के लिए बनाया गया, वो उद्देश्य अभी तक सफल नहीं हो पाया। इसके लिए हम सिर्फ जिम्मेदार नेता को नहीं ठहरा सकते, आम आदमी को भी ठहरा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए कारण का मतलब है कि हर कुछ जनता के लिए है, जनता सरकार का समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि को भी जनता की जो रूबरू समस्याएं हैं उनको उससे अवगत कराना है, और खुद जनता का जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है कि हम क्षेत्र का दौरा करें, जो हमारा क्षेत्र है हम जाएं, सुदूर सुदूर जगह पर जाएं, जहां तक लोग, मान लें कि जहां पर सड़क की व्यवस्था है, जहां हमारी गाड़ी चल रही है वहां हम चले गए, हमें पैदल चल करके भी देखना है उस गांव को जहां तक रोशनी नहीं पहुंच पाई है। जैसे कि इस गांव के बच्चे, वास्तव में सही बात है कि बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है और ये बच्चे बगल में नहर है, तो वास्तव में 6 साल के 3 साल के बच्चे से 3 से 6 साल के बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र में बैठाया जाता है, तो वो बच्चे कैसे जाएंगे? एक रास्ता रोड है, 1 किलोमीटर की दूरी पर आंगनबाड़ी केंद्र है, तो कैसे बच्चे जाएंगे वहां पर? उनको संरक्षण कैसे मिल पाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं उनका दायित्व बनता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा, किसानों का डेवलपमेंट कैसे होगा, इन तमाम चीजों पर जनप्रतिनिधि का काम यह है कि जहां तक उसका क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में जाएं, कहां पर सामाजिक समस्याएं हैं, कहां शिक्षा की समस्या है, कहां पर शिक्षक नहीं हो रहे हैं, वो तमाम चीजों को जनप्रतिनिधि को जायजा लेना चाहिए, और 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में उसकी संपूर्ण प्रखंड की बैठकें बुलानी चाहिए, जनता में एक आम सभा होनी चाहिए, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम नोट आउट करना चाहिए, और वो जो समस्या है वो अगर मान ले जाए कि विधानसभा में क्वेश्चन राइज करना है, अलग अलग विभाग का चीज है, तो वो सारी चीज डायरी करके नोट करके वहां से अवगत कराना है, मुख्यमंत्री को अवगत कराना है, राज्यपाल को अवगत कराना है। आप ऐसा करेंगे अगर मौका मिला? बिल्कुल ऐसा करेंगे, करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं सरजमीन को देखा हूँ और मुझे मालूम है कि हम चूंकि मैं एक किसान हूँ, किसान परिवार से हूँ, मैं भी गरीब का बेटा हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आया हूँ, तो मैं मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय चीजों को मैं बाखूबी समझता हूँ कि क्या समस्या है, और उस समस्या के साथ मैं हमेशा तत्पर रहूंगा कि वहां पर मैं क्वेश्चन उठाऊं और समस्या का समाधान हो सके। बिहार को छोटे छोटे विधानसभा में बनाया गया, छोटे छोटे विधानसभा लगभग 245 कुछ हैं यहाँ पर, 243 हैं। वो इसलिए बनाया गया ताकि उनको अच्छे से वहाँ सुविधाएं दे सके, सरकार की सुविधा वहां से पहुंच सके, उनके लिए एक प्रतिनिधि होती है, उन्हें विधायक बोलते हैं। एक बिहार में की बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। हम एक आपके ब्लॉक की बात करें, नहीं पहले विधानसभा की बात करें, अगर आप विधायक बनते हैं तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की कमी के लिए क्या कर सकते हैं? भ्रष्टाचार हम इसलिए जिक्र किया कि बहुत सारी महिलाओं ने बोला कि उन्हें अभी तक जो विधवा पेंशन है वो नहीं मिल रहा है, या फिर वृद्धा पेंशन है तो नहीं मिल रहा है, या फिर इंदिरा आवास के लिए उनसे घूस मांगा जा रहा है। क्या एक भ्रष्टाचार को कम कर सकता है अपने क्षेत्र में? हम पूरे बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप अपने प्रखंड में अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या इन सब चीजों पर, इन भ्रष्टाचार पर आप रोक लगाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर विधायक कर सकता है या नहीं कर सकता है? बेसिक चीज है ये, भ्रष्टाचार तो अभी रोम रोम में हो गया है और एक नियति बन गया जनता का भी
कि जनता के भी है कि बिना पैसा दिए कोई काम होता नहीं है, और पदाधिकारी लोगों का मॉरली जो है वो बड़े हो गया। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैं सरप्राइज हूँ कि ये पैसे विधायक और एमपी जो भी लोग हैं, मुझे सुनने में बातें आती है कि विधायक लोग भी जो आज बने हुए हैं, आखिर उनके इतने इतने पैसे कहाँ से उनको मिल रहा है, इतना इतना पैसा से कैसे बन रहा है, इतना डेवलपमेंट, अपना व्यक्तिगत डेवलपमेंट कितना क्यों उसका बढ़ रहा है। ये स्वाभाविक बात है, करप्शन है। करप्शन के लिए बढ़ावा जिम्मेवार कौन है? तो करप्शन के लिए जिम्मेवार कार्यपालिका, विधायिका। इवन यहाँ तक मैं कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका में भी करप्शन है, लेकिन उस स्तर पर नहीं है। न्यायपालिका भी चीजों को स्वीकार किया है, स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि करप्शन न्यायपालिका में भी आ चुका है। लेकिन कार्यपालिका और विधायिका का दायित्व बनता है, कार्यपालिका विधायिका का दायित्व यह बनता है कि करप्शन पर वो अंकुश लगाना चाहिए उनको। और यह जो है कि बहुत बड़ा चुनौती है, काहे कि अभी तक जो बना हुआ चीज है करप्शन, तो वो करप्शन में हमारे जनता आदी बन चुका है। और इसका कारण भी मैं देख रहा हूँ मौलिक रूप से कि जब जनप्रतिनिधि जो खड़े होते हैं उनसे पैसा लेती है जनता कि वोट के लिए, क्योंकि जनता को उन्होंने ऐसा मैंने क्या कहते हैं बनाया है, ट्रिप लिया है, ट्रिप करने के लिए जनता को हम ऐसे प्रलोभन देकर के, पैसा देकर के वो चुनाव जीत भी जाता है, और बाहरी लोग भी आते हैं तो जनता वैसा कर रही है। तो मैं जनता को कल्चरली, सांस्कृतिक और मूल्य के रूप में, वैल्यूज और मॉरल के रूप में जनता को इन चीज़ों को मैं रखूंगा कि आप सही सलामत में पैसे ना लें। जनता आप स्वयं समझ के वोट करें, क्योंकि करप्शन यहाँ भी है। आप यदि आप पैसे लेते हैं इलीगल तरीके से, वोट को बेचते हैं, वोट अपना लेते हैं, ईमान बेचते हैं, तो जनप्रतिनिधि आपके प्रति उतना कंसर्स नहीं हो सकता है, कल आप बोल नहीं सकते हैं। इवन ये मुखिया की बात है, मुखिया भी जो क्या है 40-50 लाख रुपए खर्च कर देता है। तो ये आश्चर्यजनक होता है कि जनता अगर उसको पैसा लेकर के वोट देती है, तो कल तो मुखिया खुद ही बोला कि भाई हम तो जितना पैसा दिया था मुझे अपना डेवलपमेंट करना है। यानी आप कहना चाह रहे हैं जनता ही यहाँ भ्रष्ट है? हाँ, जनता को भी मॉरली रूप से आगे होना होगा, कल्चरली जो सांस्कृतिक रूप से उसको उन्नत होना होगा कि हम पैसा ना लें और हम ऐसे वोट करें, तो कल उसका एक स्वाभिमान जगेगा और कल वो बोल सकता है, कल रोड पे उतर सकता है उसके खिलाफ में, और वो कल कह सकता है कि नहीं, हमने बिना पैसे का वोट दिया, हमारा दायित्व बनता है, हमारा अधिकार है जनप्रतिनिधि से कि जो हमारा अधिकार है कि हमारा काम बेहतर हो और उसको करें। तो ये कहना चाह रहे हैं जनता जो पैसे के बदले में वोट लेती है, शायद यह वजह है कि विधायक उनके लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं हमने तुमसे पैसे लेकर तुमसे वोट लिया है, तो इस कारण से वो उनकी कल्याणकारी जो कार्य होने चाहिए उनके लिए वो नहीं करने आते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जैसे कि अभी वोट में करोड़ रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, टिकट करोड़ रुपए में खरीद के लोग आता है, तो एक तरह का वो पूंजी लगा रहा है, यानी वो डेमोक्रेसी को कैपिटल में बदल दिया, पूंजी में बदल दिया। यानी जो एक राजनेता है, एक राजनेता को ईमानदार और कर्मठ होना चाहिए। यानी कि हमें जनता को भी शिक्षित करना पड़ेगा। हाँ, जनता को शिक्षित करना होगा कि आप पैसे के लिए वोट ना दें, हाँ, क्योंकि सही व्यक्ति को चुने तभी वो कार्य कर पाएगा। हाँ, तभी वो कार्य करेगा। और इतने समय हो चुके, भारत के आजाद हुए लगभग 60-70 साल हो चुके हैं, फिर भी हम जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? शिक्षा की ही कमी मानते हैं क्या? नहीं, दो चीज, शिक्षा की कमी नहीं है, इसमें तो कई कारण है कि आज़ादी के बाद से अबाउट मैंने सोच लीजिए कि 1947 के बाद से 3 ये हो गया, और क्या कह रहे थे आप 70 साल से 76 साल हो गए आज़ादी। तो ये चीजें जो आ रहा है, इसका कारण यह है कि हमारी जनता को जो चीजें मिल पाना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, आज तक जनता को मिल नहीं पाया। और यही कारण है कि आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे देश का स्वस्थ जनमत नहीं हो पाया। इसके लिए सभी लोग जिम्मेवार है, सरकार पूर्ण रूपेण से जिम्मेवार है कि हमें देना चाहिए शिक्षा को, हम जनता को जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, उस चीजों को वो दरकिनार करके आज नई नई योजना भी बन रही है। तो वो योजना जो बनना चाहिए, जो हमारे क्षेत्र में अभी कैसे बोला कि जनता को यहाँ जो सुविधा है, जो उनकी जो चीज मिलना चाहिए, गांव अभी बहुत सुदूर है। हम दिल्ली को राजधानी बना दिए, दिल्ली रानी बन गई, राजधानी पटना रानी बन गई है, लेकिन देहात की स्थिति में अभी कमोबेश
बहुत कुछ बाकी रह गया है। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो सरकार के खर्चे पर ट्रेनिंग लेते हैं। सरकार उनको शिक्षित करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए बहुत पैसे खर्च करती है, फिर भी वो सरकारी हॉस्पिटल में जो जनता का इलाज है वो नहीं करती है। कहीं ना कहीं वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठती है। तो क्या एक विधायक होने के नाते आप अस्पताल की व्यवस्थाओं को आप दुरुस्त कर सकते हैं, या विधायक के पास ये पावर होती है? हाँ, होती है। शिक्षा स्वास्थ्य भी राज्य सरकार के अधीन की चीजें हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि खास करके अभी मुझे बहुत से लोग, हमारी जनता या पढ़े लिखे लोग भी नहीं जान पा रहे हैं कि जो दवाइयाँ मेडिसिन सरकार खरीदती है वो जेनरिक दवाइयाँ हैं, वो काम की दवाइयाँ नहीं है। और करोड़ों रुपए के हमारे देश की, भारत का दुर्दशा यह है, अरबों रुपए की जो क्या कहते हैं एक्सपायर डेट की दवाइयाँ है वो समुद्र में बहा दिया जाता है। गरीबों को इलाज के लिए वो नहीं मिल पाता है। और आपको सुखद, मैं और एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर जो एमआर आता है, वो दवाई का जो बहुत सारी, अभी तो अबाउट हमें लग रहा है कि 67% जो दवाइयाँ वो नकली दवाइयाँ हैं, वो सही दवाइयाँ सही नहीं है। तो ये दवाइयाँ जो आ रही है, और चूंकि दवाई तो सरकार खरीदती है, कंपनी से खरीदती है, तो वो उनकी जो है उसका भी कमीशन है, यानी कमीशन ऊपर तक बना हुआ है। यानी कहने का मतलब मंत्री तक कमीशन है ये। और यह जो व्यवस्था है अभी सरकार में, जो शिक्षा विभाग के से स्वास्थ्य विभाग की जो समस्या है, ये समस्या में डॉक्टर को मॉरली रूप से अगर कहा जाए तो आज डॉक्टर का भी मॉरली खत्म हो चुका है। वो भी एक कॉमर्शियल बन गया है डॉक्टर। मानवता का हित उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। गरीब महिलाओं को मैंने देखा है, सुल्तानगंज का मैं न्यूज में पढ़ा कि वो प्रसव महिला पैसा की वजह से नहीं हुआ और छटपटा गई और वो महिला का डेथ हो गया। क्या आप एक छोटे से प्रखंड के विधायक अगर आप बनते हैं, छोटे से बेलहर प्रखंड का, तो क्या आपको लगता है एक समस्या होगा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने में? ये बहुत बड़ी समस्या हमारी होगी, लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्री से मैं ये बातों को रखूंगा कि कम से कम ये जो चीजें हैं हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स है, इतनी 3 लाख 4 लाख की आबादी है बेलहर प्रखंड की, तो उस आबादी में कम से कम एक प्रशिक्षित डॉक्टर हो, विशेषज्ञ डॉक्टर हो, और उसका मैनेजमेंट बढ़िया हो। मैं उसकी निगरानी भी रखूंगा। क्षेत्र में दौरा करने के क्रम में जब आऊंगा तो मैं जरूर देख लूंगा कि यहाँ पर, और मैं यहाँ पर हमारे जो लोग रहेंगे वो चीज़ों को निगरानी करेंगे कि अगर प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, और ऐसा देखा जाएगा कि हमारे बेलहर अस्पताल में, बेलहर प्रखंड के अस्पताल में अगर ऐसी प्रॉब्लम है और कोई ऐसी चीज़ें, कोई हीनियस, कोई जैसी कोई घटना घट रही है, तो मैं तुरंत संज्ञान लूंगा उसको। जी, तो मतलब कि आप जो है इलेक्शन अगर आप जीतते हैं तो आप अलर्ट रहेंगे, कॉशस रहेंगे, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमते रहेंगे ताकि जो जनता जिस मकसद से आपको चुनी है वो सफल हो। आप जनता का सेवा करना चाहते हैं जी, ताकि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, शिक्षा व्यवस्थाएं या अन्य उनकी सुविधाओं को पूरा करें। जी जी। तो इलेक्शन कब है बिहार में? इलेक्शन तो मैंने 2025 तो इलेक्शन होना है, और उसका लास्ट हो रहा है नवंबर में चुनाव। नॉमिनेशन कब से शुरू होगा? नॉमिनेशन का मतलब है मई जून के बाद नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आपकी इलेक्शन की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी हमारी जो चल रही है, मैं जनसंपर्क, जनसंवाद और जो क्षेत्र का दौरा है, क्षेत्र में जो सर्वे है मैं उसको भी कर रहा हूँ, और युवा लोगों से मैं मिलजुल रहा हूँ और बातों को रख रहा हूँ, उनकी समस्याओं को भी मैं देख रहा हूँ, और एक तरह का कल्चरली जो चीज़ें होना चाहिए एक चुनाव के लिए डेमोक्रेसी के रूप में जो होना है, वो सारी चीज़ों से मैं जनता को अवगत करा रहा हूँ। आप बड़े बड़े नेता जो चुनाव के प्रचार करते हैं, यानी कि जो जनता से मिलते हैं, कई सारे गाड़ियों का काफिला लेकर घूमते हैं, आप कैसे चलते हैं? नहीं, मैं तो अभी हमारे पास, मैं तो अभी 2 व्हीलर से मैं चल रहा हूँ, बाइक से मैं चलता हूँ, और लोकल यदि है तो मैं अपना ऑन बाइसिकल भी जा रहा हूँ, देखता हूँ, और अब भी इतना बड़ा क्षेत्र है तो मैं बाई बस से भी निकल जाता हूँ। यानी कि आप एक विधायक के प्रत्याशी हैं जो आने वाले इलेक्शन में खड़े होंगे, तो आप साइकिल से भी घूम रहे हैं? मैं साइकिल से चल रहा हूँ, वो जनता खुद देखती है। मैं साइकिल से चलता हूँ, मैं अबाउट रख लीजिए 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी के जितने भी रेंज है मैं साइकिल से चलता हूँ। तो आपको जनता को ऐसा नहीं लगा कि जो व्यक्ति साइकिल से घूम रहा है वो हमारा क्या सेवा कर पाएगा? मैं जनता के दिलों में हूँ, और जनता इस चीज़ों को समझती है कि हम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग,
हम भूमिहीन आदमी हैं, किसान मजदूर हैं, तो मैं उनके साथ खाना भी खा लेता हूँ, उनके साथ बैठता भी हूँ। और चूंकि वो तो परिश्रम कर रहा है तो मैं भी एक तरह से चलता हूँ, तो लगता है एक रूपता की बात है। वो कथनी करनी में समानता की मैं बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि संसाधन से भी जो लोग आ रहे हैं वो उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके वर्ग के बारे में, मेरा वर्ग चरित्र सर्वहारा है। मजदूर किसानों का वर्ग चरित्र में हम हैं, और मैं अपना वर्ग जो है उस वर्ग से मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि नहीं, हम इसी तरीक़ा से चलते रहेंगे। और ऑन बाइस्किल भी मेरा है, तो मैं जनता इस चीज़ को समझती है। तो इलेक्शन जीतने से पहले जितने भी नेता होते हैं वो सब यही बोलते हैं कि हम जनता के लिए हैं, जनता के सेवक हैं, उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन जीतते हैं उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। आप नहीं बदलेंगे, इसकी क्या गारंटी होगी? देखिए, ये तो मेरा एक प्रिंसिपल सिद्धांत भी रहा है, और मैं सिद्धांत से समझौता कभी नहीं किया हूँ। टिल अबाउट 20 ईयर्स तक मैं वर्ग संघर्ष में रहा हूँ, समाज के संघर्ष में शामिल रहा, तो मैं अपनी कथनी करनी में समानता रखता हूँ और सिद्धांत से मैं समझौता नहीं करूँगा। जो मैं कह रहा हूँ मैं बहुत कोशिश करूँगा, और मैंने एक ठो अपनी राग उस पर मैं नहीं चलूँगा। जनता की जो समस्या है मैं उनके साथ रहूँगा, उनकी समस्या में अब भी हूँ, अब भी उनकी समस्या के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ। तो आगे मेरा बहुत ज़्यादा रहेगा, जो समस्या है उस समस्या पर मैं फोकस करूँगा कि नहीं इसका समाधान। तो आपका जो बेलहर विधानसभा में विधायक के रूप में अपने आप को जो नॉमिनेट कर रहे हैं, इसके पीछे का मेन मकसद क्या है? पैसा, पावर, या फिर सेवा जनता की? मेरा मूल मकसद यही है कि जनहित सेवा। क्योंकि मैंने देखा बेलहर विधानसभा में आज तक जो समस्या रही, अब सोच सकते हैं आजादी के बाद से बेलहर में एक डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया, आजादी के बाद से। तो ये कितना बड़ा चीज है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अभी पीछे हैं। साइंस फैकल्टी होना चाहिए, आर्ट फैकल्टी होना चाहिए, वो यहाँ नहीं है। कॉमर्स का फैकल्टी बनना चाहिए, वो नहीं है। तो अभी हम सोच सकते हैं कि हम विकसित की बात तो कल्पना भी मैं अभी नहीं करूंगा कि विकसित हमारा भारत अभी होना है, क्योंकि हमारा गांव यदि डेवलप नहीं हो पा रहा है तो भारत डेवलप्ड कैसे होगा? तो बिहार को डेवलप करने के लिए, बिहार भी गाँव का देश है, किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, बटारी बाग है यहाँ पर। तो चूंकि बिहार का जनता, बिहार का लोग अगर पूरे भारत में नहीं जाएगा तो उसकी जीविका नहीं चलेगी। इसलिए आज देखते हैं क्या महिला अधिक घर में रहती है, पुरुष बाहर में रहता है, तो वो चूंकि अपने रोजी रोटी के लिए चला जाता है। हमारे जो प्रश्न था कि आप चुनाव के बाद समाज सेवक ही रहेंगे जीतने के बाद? नहीं, मैं तो नहीं बदलेंगे। ये तो मेरा चीज है कि मैं बिल्कुल सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा। मैं इससे ये करूंगा क्योंकि एक और राज्य है जहाँ का मुख्यमंत्री, अभी तो वो मुख्यमंत्री नहीं है, पहले उन्होंने प्रॉमिस किया, वादा किया कि हम नहीं बदलेंगे। 10 साल तक उन्होंने राज किया तो काफी बदल गए, बड़े बड़े महल बना लिए उन्होंने। नहीं, ये तो नहीं चलेगा, ये मैं नहीं करूंगा। चूंकि मैं इतना ही जानता हूं कि ये जीवन जो है, ये जीवन को, चूंकि मैं जब महापुरुषों की चीजों को मैं पढ़ रहा हूँ, बड़े बड़े चीजों को मैंने अनुभव किया है कि ये जीवन किसके लिए, जनता के लिए है। और मैं सुख भोग में, मैं अगर साइकिल से चल रहा हूँ तो ये मेरा दिखावा नहीं है, ये मेरा राजनीति है कि मेहनत करके जीना है। अब भी मैं घर में रहता हूँ तो घर का काम करता हूँ, मैं जहां भी हूँ परिश्रम करता हूँ। तो इसलिए मेरा यही उद्देश्य है कि जब मैं आगे जीत के जाऊंगा तो जनता की जो समस्या है उसके साथ मैं दिन रात लगा रहूंगा और जनता के साथ रहूंगा। ये बातें मैं कर रहा हूँ कि आज जैसे एमएलए एमपी हैं जो वर्तमान में हैं, शायद यहाँ कभी आए भी नहीं होंगे, चुनाव के समय वो आएंगे, ऐसा मेरा नहीं रहेगा। 5 साल के दरमियान में बेलहर विधानसभा का गांव को मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस गांव में भी जाऊंगा, जिस बूथ पर भी जाऊंगा, जहां पर लोग हैं, उन लोगों से मुखातिब होते रहूंगा। आप बेलहर विधानसभा घूम रहे हैं, क्या आपने पूरा घूम लिया? हाँ, मैंने 3 राउंड में घूम चुका हूँ, लगभग में घूम चुका हूँ, 3 राउंड घूम चुका हूँ, और ये कारण से मेरा सर्वे भी हो चुका है। क्या किस गांव में क्या समस्या है उसे आप नोट करते हैं? हाँ, मैं नोट भी किया हूँ। अभी फुलडुमर प्रखंड में मैं गया था तो वहां पर भी समस्या है
कि मधेगिरी बांध से जो पानी आता है वो लोगों का, किसानों का पानी नीचे ही, जो उनके पास पानी गिर जाता है वो पानी आगे जा ही नहीं सकता है। अबाउट 1 दर्जन गांव है जो गनौरा वगैरह है, आपका गुरगामा है, लौड़िया है, तो मैंने खजाना है, फिर इटहरी है, ये सब गाँव में जो है पानी नहीं जितनी भी समस्याओं को आप देखते हैं, जितनी भी समस्याओं को आप नोट करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो हल करने योग्य है या नहीं है? ये हल करने लोग है, तो फिर अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? हल नहीं कर रहा है ये। तो अभी जो मैं कहा कि भारत में कमियां अगर है तो नेता की उदासीनता है। नेता अगर चाह लेंगे, उसके पास सारी चीजें हैं, सार्वभौम सत्ता किसके पास है। जितनी समस्याएं आपने देखा अभी तक घूमते हुए, क्या आपको लगता है कि उसे हल करने के लिए कितना समय की जरूरत पड़ेगी आपको? समय देखिए समय जैसे कहने का मतलब है कोई ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक तो नहीं है जो कि मैं स्विच दबा दूंगा हो जाएगा। मैं प्रोसेस में चलूंगा। जैसे कि मान ले कि सिंचाई विभाग का प्रमंडल है, तो सिंचाई विभाग का एग्जीक्यूटिव जो है, जैसे मतलब अभी मुझे एक सूचना मिली कि 164 फॉल पर जो है वहां पर जो पानी गिर रहा है नीचे, वो 12 वाले गांव को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं पहला एग्जीक्यूटिव से ही मैं बात करूंगा, और चूंकि उसकी जो डिपार्टमेंट में जो पैसे आते हैं उसके मद में, वो नहर के मरम्मती के लेकर के, तो उस चयन पर मैं नोट कर लिया हूँ। तो उस चयन पर सबसे वहाँ फॉल लगवाऊंगा वहां पर, और उसकी मरम्मती को, ताकि किसानों को पानी मिल सके। अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है कि आप क्षेत्र भी घूम रहे हैं। अभी विधायक बने नहीं है, बनने से पहले आप समस्याओं को नोट कर रहे हैं, ताकि बनने के बाद उन पर काम शुरू कर सकें। बिल्कुल काम शुरू करेंगे। काम खत्म करने में समय लग सकता है। हाँ, समय लगेगा, साल 2 साल ज्यादा भी लग, जितनी समस्या आप पे निर्भर करता है। समस्या छोटी होगी तो कम समय लगेगा, बड़ी होगी तो ज्यादा समस्या रहेगा। और कुछ समस्याएं ऐसी भी होंगी जो आप नहीं कर सकते, उनके लिए आपको विधानसभा में आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज उठाएंगे। तो वैसी कोई समस्याएं भी आपको मिली है? हाँ, देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि कई जगह पुल की जरूरत है, आवागमन की जरूरत है, मैंने नदी में पुल लगना है। तो चूंकि मुझे उसके बारे में कितने, उसमें निविदा कितना बनेगा, उसका टेंडर कितना होगा, तो मैं बेसिक चीजों में, जैसे भी टेंगरा में बगल में हमारे है लोग, तो मैंने कहा कि पानी जो हमारा खंडवानी डैम से पानी आता है, कैनाल का पानी आता है, तो विनोबा नगर वगैरह को भी पानी नहीं मिल पाता है। ये ऊंचा भी ये जो देख रहे हैं, इनको भी नहर का पानी उपलब्ध नहीं है। नीचे नहर है, लेकिन ये जिस जगह पर बसे हुए हैं यहाँ कैनाल का पानी चढ़ता नहीं है, तो इनको भी पानी चाहिए किसानों को। तो अगर वहां से अगर वह पैसा, अगर हम टेंडर लगा देंगे पैसा, तो वो पैसा कहाँ आएगा? तो कैनाल खुदाई, ग्रामीण विलेज कैनाल खुदाई करके पानी यहाँ पहुंच जाएगा, तो इनकी सिंचाई हो जाएगी। मेरा ये पहला चीज है कि जैसे मैं जाऊंगा तो देखता हूँ कि इसमें टेंडर कितना का होता है, कितना इसमें खर्च बढ़ेंगे। वो बजट को, चूंकि बेलर विधानसभा तो क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो एक एक बजट को जब बनेगा तो बजट एक साल में तो पूरा नहीं हो पाएगा। जहां जहां जो समस्या को मैं देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी समस्या देख रहा हूँ, छोटी छोटी समस्या, जैसे मान लीजिए कि रोड की समस्या है, तो वो समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे एक समस्या और भी दिखती है, जहां तक मैंने सुना, इसमें सच्चाई क्या है वो आप बता सकते हैं। जितने भी पुल बनते हैं, जितने भी सड़क बनते हैं, जितने भी सरकारी काम होते हैं, ऐसा कहता है, इसमें सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता, इससे कहा जाता है उसका कुछ कमीशन विधायक को भी जाता है, इस वजह से सड़कें अच्छी नहीं बन पाती है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, गुणवत्ता में कमी हो जाती है। क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है इसमें। क्या आप भी ये करेंगे? नहीं, ये काम देखिए कि चूंकि मैं जानता हूँ जापान में एक रोड बनता है तो 80 साल तक गारंटी है उसकी, लेकिन भारत का दुर्भाग्य क्या है कि 100 का बजट, 100% का जो बजट बनता है यहाँ पर, उसमें 85% बिचौलिए लोगों के हाथों में जाता है। बहुत कम काम हो पाता है यहाँ। यही कारण है कि पुल देखते हैं कि पुल बना, पुल गिर गया, कहीं कहीं पुल बना ध्वस्त हो गया, या क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके आसपास जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको काम करने नहीं देंगे। आपको ऐसा लगता है? हाँ, देखिए कोई भी चीजों को जब प्रयोग करेंगे तो आपको कठिनाइयां आएगी। मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज में ही भ्रष्ट लोग हैं, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये भी बहुत बड़ी चुनौतियां होगी मेरे लिए, क्योंकि जिस व्यवस्था में मैं कदम रखा हूँ, ये कदम बहुत ही कठिन चीजें है ये। लेकिन मैं परिस्थिति को, ऐसा नहीं असंभव नहीं है, कठिनाई है, कठिनता जरूर महसूस हो रही है मुझे, लेकिन सोल्यूशन हो जाएगा। इसका समय लगेगा, वक्त लगेगा। लड़ाई तो लड़नी पड़ी। सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना तो आज के लोगों में बड़ी कम है, लेकिन मैं सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। कठिनाइयां आएगी, लेकिन
इरादे बुलंद रहेगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगा। इरादे बुलंद रहेंगे। हाँ, चलिए, मैं भी दुआ करूंगा कि आपके इरादे बुलंद रहे और आप जिस सोच के साथ इस नेता की दुनिया में आ रहे हैं, यानी कि नेता यानी कि एक विधायक एमएलए के लिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसे आप पूरा करें, जनता की उम्मीदों पर आप खरा उतरे। हम आपसे दूसरी बार बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं हम फिर से अभी बात करें जब आप नॉमिनेशन फाइल करें, और हम तो चाहेंगे कि आप जीतें और जीतने के बाद भी हम आपसे बात करें। आज हम बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते। नमस्ते।